आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नक्सल समस्या के साथ साथ नक्सली इलाकों में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। और बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित है। और इन इलाकों में क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ बिहार सरकार चाहती है नक्सल समस्या से निपटने के लिए, नक्सल इलाकों में जो विकास के कार्य हैं उसमें लेकर क्या कुछ समस्या है, उन तमाम मुद्दों पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल चर्चा करेंगे। और देश के 10 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दरअसल पहले बिहार में 16 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 10 है। जमुई, गया, लखीसराय, औरंगाबाद ज्यादा प्रभावित जिले हैं। सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह को सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की पूरी जानकारी देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बिहार राज्य के लिए भी है और भी राज्यों के लिए है। अब उसमें जो हथियारबंद नक्सल्स हैं उनके खिलाफ तो छापामारी करना, लेकिन हार्डकोर नक्सलवादी पकड़े नहीं जाते। वो इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य वो मूव करते हैं। तो आपस में कैसे इंटेलिजेंस का एक्सचेंज हो राज्यों के बीच, उनके डीजी पुलिस के बीच, तो वो ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकसद है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। रविवार को होने वाली बैठक में अब आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और नक्सलवाद पर कल की अहम बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में बिहार डीजीपी और मुख्य सचिव भी शामिल होने वाले हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। अपने दिल्ली स्थित आवास जो कि 6 कामराज लेन में है, वहां नीतीश कुमार अभी पहुंचे हैं। कल नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है दिल्ली के विज्ञान भवन में। नीतीश कुमार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कल की बैठक में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। चूंकि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री कल मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार कल इस बारे में कुछ बात करेंगे। लगता है कल जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद उन्होंने इशारा किया। तो निश्चित रूप से जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसके अलावा बिहार और झारखंड समेत सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो शिरकत करेंगे, सभी डीजीपी शिरकत करेंगे और नक्सल को कैसे खत्म किया जाए, नक्सल की समस्या को लेकर के समीक्षा होगी और उसको लेकर के चर्चा होगी। कल विज्ञान भवन में ये बैठक चलेगी, दिन भर चर्चा होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर देश के 33 नेताओं को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने सभी को एक साथ आगे आने की मांग की। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया और साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर वर्तमान समय को ऐतिहासिक समय बताया है। तो जातीय जनगणना की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने देश के 33 नेताओं को पत्र लिखा है, जिसे पूर्व सीएम और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राजनीति से प्रेरित बताया। मांझी की दलील है कि जब इस मामले में बिहार के सभी दलों के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर तेजस्वी के नेतृत्व की बात कहां से आती है।
जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व ले लिया है तो दूसरी तरफ दूसरा नेतृत्व लेने का क्या सवाल है? अगर होता है तो इसका मतलब यहीं पर राजनीतिकरण हो जाएगा। अगर जातीय गणना में तो फिर ढाक के 3 पत्ते से जैसे हो जाएगी स्थिति। नीतीश कुमार जी नेतृत्व करे वही करना चाहिए, ऑलरेडी वही कर रहे हैं, वही किए हैं, तो फिर दूसरे का नेतृत्व होने का क्या सवाल है? इधर बीजेपी जनता दरबार में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बजाय सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए और सबके विकास का काम होना चाहिए। सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पीएम ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद और अतिवाद पर निशाना साधा। पीएम ने अफगानिस्तान पर भी अपनी बात रखी और कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षा में इस दौरान शिक्षकों और छात्रों के साथ बैठक की, उनकी समस्याओं को जाना। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल के भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। जल्द ही स्कूल के लिए नियमित शिक्षकों की बहाली भी होगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सोच से इसकी स्थापना हुई है और अभी तक यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं की कमी रही है। हम लोगों ने लगभग 75 करोड़ के भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी है। कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की विकास यात्रा का कारवां नालंदा पहुंचा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लोग एकजुट हैं और संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने में जुटे हैं। कुशवाहा ने सबको एकजुट रखते हुए नीतीश कुमार के बिहार को आगे बढ़ाने की बात कही। कुशवाहा ने कहा कि आने वाले समय में जेडीयू बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगी। इधर उधर नहीं है, चुनाव आने दीजिए ना। आकलन तो चुनाव के समय होगा कि कौन किधर है। ठीक है कि पहले तक लोग थे इधर उधर, लेकिन अब कोई इधर उधर नहीं है। सारे लोग पूरी एकजुटता के साथ हैं। सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग ही नहीं है, कुशवाहा समाज के अलावा उसके अलावा अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सामान्य जाति के भी न्याय पसंद लोग हैं। सब लोग पूरी एकजुटता के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हैं। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, यात्री अब पटना जंक्शन पर ही कोरोना का टीका ले सकते हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए पटना जंक्शन पर टीका केंद्र बनाया है, जहां पर यात्री दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ले सकते हैं। दरअसल फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और फेस्टिवल सीजन में बिहार के अधिकांश लोग अपने घर लौटते हैं। ऐसे में सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए अभियान चलाया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। जिस तरह से कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ रहा है तो पटना जंक्शन पर विशेष व्यवस्था की गई है। जांच के साथ साथ अब वैक्सीनेशन की भी पटना जंक्शन में व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं और इन बढ़ते हुए केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटना जंक्शन पर जांच की व्यवस्था को बड़ा ही पुख्ता किया है।
और जांच के साथ साथ अब वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था पटना जंक्शन पे की गई है। पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहां पर पहले सिर्फ जांच की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब जांच के साथ साथ लोगों को वैक्सीनेशन भी मिलेगा और यहाँ दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं। जो भी वैक्सीन लेना चाहते हैं यहाँ पर आकर वैक्सीन ले सकते हैं और ये जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। मैडम, कितने की वैक्सीनेशन हुआ है सुबह से? अभी 20 हुआ है कोविशील्ड और 10 हुआ है कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन यहाँ उपलब्ध हैं। लगभग रोज का कितना यहाँ वैक्सीनेशन हो जा रहा है रोज में? अभी तो 30 लगभग हो जाता है। तो साफ कहना है कि लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति रुझान है पटना जंक्शन पर, और जिस तरह से व्यवस्था की गई वैक्सीनेशन की, तो लोग पहुंच रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं और जिनको वैक्सीन की जरूरत है वो लोग यहाँ वैक्सीन भी ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है। यात्रा के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है ताकि कोरोना को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर जो रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और दूसरे डोज लेने वालों की संख्या भी करीब 1,40,00,000 के पास पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पटना जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है कि पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। अमृतसर के युवक ने पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान जो कोरोना जांच रिपोर्ट सौंपी है वह अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। मजे की बात है कि जांच के लिए जो नमूना उसने दिया था वो उसके पटना रहते दिल्ली में लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा के लिए जब किसी यात्री के पास जांच रिपोर्ट नहीं होती है तो उसे 1500 से 2000 रुपये में फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी जा रही है, वो भी 20 मिनट के अंदर। बिहार में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के दोनों डोज लेने वालों की संख्या 1,38,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना टीका को लेकर लोग लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना टीकाकरण की गति लगातार तेज पकड़ती जा रही है और यही कारण है कि नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोरोना टीके की दोनों डोज लेने वालों की संख्या बिहार में 1 करोड़ के पार कर गई है। यानी बिहार में 1,01,38,653 लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। और अभी भी देखिए लोग लगातार कोरोना के टीकाकरण के लिए जो सेंटर है वहां पहुंच रहे हैं और कोरोना का टीका जो है वो ले रहे हैं। ये बड़ी बात है कि लोगों में अब भी जागरूकता है और लोग लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं। एक शख्स है, उन्होंने लिया है। आपने ले लिया वैक्सीन? ये पहली डोज या दूसरी डोज? पहली डोज है सर। पहली डोज। इतना देर से लिया आपने? सर वो समय नहीं मिला था मुझे। समय नहीं मिला इतने दिनों से? अभी ऑनलाइन कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इसके लिए मैं खोज कर किया इधर दवाई। कैसा लगा? कैसा फील हो रहा है? ठीक हो रहा है सर। बिहार में दोनों डोज जो है वो लोगों 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ले लिया है। हाँ सर। ये सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। आपके घर में सारे फैमिली मेंबर लोगों ने ले लिया सर। सर आप ही उन्होंने भी ले लिया। आपने कौन सा डोज लिया है? पहला डोज। इतनी देर से क्यों नहीं? गोरखपुर में 4 बार सुबह 5 बजे लाइन लगाओ तो मिलता ही नहीं है। आज मिला? इधर आके थोड़ा काम करने में नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तभी बहुत भीड़। 200 वैक्सीन गांव में भेजते हैं और आदमी 4000 आदमी। पटना में कैसे सुविधा देखने को मिल रही है? पटना में तो बहुत अच्छा है, तुरंत आओ तुरंत हो गया। तुरंत आओ तुरंत जाओ, फिर काम भी पकड़ लो। काम भी, अरे एक दिन आराम भी करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन हो तो गया काम। निश्चिंत हो गया एकदम। चिंता में थे क्या? नहीं पड़ा था? अरे चिंता रहेगा ही ना, सबको चिंता है। घर में और लोगों ने लिया? सब ले लिया है घर में। आप ही पीछे। तस्वीरों में कैसे दूसरे स्टेट से लोग पटना में पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे कई रिकॉर्ड बनाए बिहार ने। और 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था और एक दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म था उस दिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का, उस रिकॉर्ड को भी पार कर गया बिहार। तो बिहार में स्वास्थ्य महकमा, राज्य सरकार जहां लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, वहीं लोग भी खुद तत्पर हैं और लगातार जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पहुंच रहे हैं और इस तरीके से अपने को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ये एक सुखद संकेत है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें लोगों का सहयोग जो है
वह बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर सिवान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महादेवा शिव मंदिर के परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने लोगों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको अपना श्रद्धा सुमन आज अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। और इस अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश के गरीबों के लिए जो सपना देखा था, गरीबों के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाने की नीति बनाई थी, हम सब लोग उस काम को बेहतर ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकें और कर रहे हैं। इधर पटना में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा मार्च निकाला, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने छात्रों के मार्च को रोक दिया। उन्हें समझाने की कोशिश की, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति हो गई, तो परेशान पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। छात्रों की मांग है कि अंबेडकर छात्रावास खाली करने के आदेश को सरकार वापस ले। साथ ही ये छात्र जाति आधारित जनगणना की भी मांग कर रहे थे। अररिया में शिक्षा का मंदिर इन दिनों नशेड़ियों का ठिकाना बन गया है, लेकिन इससे प्रशासन बेखबर है। स्कूल में हर दिन आसपास के उपद्रवी और छोटे छोटे बच्चे नशे का सेवन कर रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन खासा परेशान है। अररिया में शिक्षा के मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। शहर के आदर्श मध्य विद्यालय में आए दिन नशेड़ी अड्डाबाजी करते हैं, स्कूल के परिसर को ही अपना अड्डा बना लेते हैं। दिन में स्कूल के बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है, तो शाम ढलते ही यहाँ नशेड़ियों का कब्जा हो जाता है। इससे न सिर्फ स्कूल का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि खुद प्रधानाध्यापिका भी परेशान है। स्मैक करने वाला बच्चा भरा हुआ रहता है, ताश खेलने वाला रहता है, सियाना सब बच्चा रहता है। विद्यालय का ट्यूबवेल उखाड़ लिया है, शौचालय में ईंटा पत्थर दे करके तब शौचालय करता है बच्चा सब। नशेड़ियों की हिमाकत ऐसी कि स्कूल का बेंच और डेस्क तोड़कर इसकी चोरी भी कर लेते हैं। शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों के बोलबाले से प्रबंधन परेशान है, लेकिन इसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में स्कूल की प्रिंसिपल की मांग है कि जिले में जल्द नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। कटिहार के किसान मक्का की फसल बर्बाद होने से बेहद परेशान हैं। सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, ताकि एक बार फिर खेती के सहारे जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। कटिहार में बाढ़ किसानों पर आफत बनकर टूटी है। बाढ़ के पानी में खड़ी फसल बह गए, तो कितने खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। किसान मक्का की फसल बर्बाद होने से बेहद परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, ताकि एक बार फिर खेती के सहारे जिंदगी को पटरी पर लाई जा सके। कटिहार कृषि विभाग ने करीब 20,000 हेक्टेयर में मक्के की फसल को नुकसान पहुँचाने की बात कही है और करीब 27 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी है। लगभग 20,543 हेक्टेयर में क्षति का आकलन हुआ है, जिसका की अनुमानित लागत 27 करोड़ 76,46,890 रुपया होता है। रिकॉर्ड तोड़ मक्का उत्पादन के लिए पहचान रखने वाले मक्का अंचल में मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी गई है। प्रस्ताव पास होते ही किसान ऑनलाइन नुकसान का दावा कर सकते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक